सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें मूल अधिकार है उनको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व। यानी कि आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। यानी कि नीति निर्देशक तत्व उनकी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आज समझेंगे अपन, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख किया गया है भाग 4 के अंतर्गत। कहाँ पर? भाग 4 में। और बात करें कि भाई इनका उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ध्यान रखना इनका उल्लेख है वो है अनुच्छेद कौन सा? 36वां। 36 से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 51 तक, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख कहां पर किया गया है। तो इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और आपको पता होगा जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? मूल अधिकार पढ़ा था। और जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख कहां से कहां तक है? तो उनका उल्लेख है 12 से 35 तक, ठीक है। और 12 से 35 के बाद क्या आएगा? 36। और 36 से 51 तक अपन किसकी बात करेंगे? नीति निर्देशक तत्वों की। और इनके बाद 51 के बाद किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की, क्योंकि अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखा करो तो याद भी रह जाएंगे। और बात करें कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है उनको लेकर तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उनको हमने कहाँ से लिया है? तो बताओ कहाँ से लिया है, क्योंकि मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ विदेशी स्रोतों में, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि जो हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हैं? तो ये लिए हमने आयरलैंड से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नीति निर्देशक तत्वों की बेसिक सी कि इनका उल्लेख संविधान में कहाँ पर है, ये हमने कहाँ से लिए हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो ये तो इनकी बात हो गई। अब बात करें कि भाई जब संविधान बन रहा था, जब निर्माण हो रहा था हमारे संविधान का, तब ये चर्चा चल रही थी कि जो भाई मूल अधिकार है उनको हम क्या करेंगे? एक जगह रखेंगे, एक साथ इन मूल अधिकारों को रखा जाएगा। किनकी बात हो रही थी? मूल अधिकारों की, ठीक है। तो कह रहे थे कि भाई एक साथ रखेंगे इनको, लेकिन क्या कहा गया कि ऐसे करेंगे कि इनके हम क्या करेंगे, इनकी प्रकृति अलग अलग कर देंगे। जैसे कि एक को तो क्या दे देंगे, एक को तो क्या कह देंगे? सकारात्मक मूल अधिकार। क्या कह देंगे? सकारात्मक मूल अधिकार, ठीक है। और दूसरी प्रकृति जो रखेंगे हम उसको क्या कहेंगे? उसको कह देंगे हम नकारात्मक मूल अधिकार। क्या कह देंगे? नकारात्मक मूल अधिकार, ठीक है। ये बात चल रही थी जब संविधान निर्माण हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है तेग बहादुर सप्रू। क्या नाम है? तेग बहादुर सप्रू, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई सही है, मूल अधिकार दो हैं, प्रकृति अपन ने चेंज कर दी, एक को कह दिया सकारात्मक, एक को कह दिया नकारात्मक। लेकिन हम क्या करेंगे? इनको एक साथ नहीं रखेंगे, इनको तो रखेंगे कहां पर? भाग 4 में, सॉरी भाग 3 में रखेंगे। जो मूल अधिकार है उनको तो भाग 3 में रखेंगे और इनको अपन मूल अधिकार कहेंगे। लेकिन जो सकारात्मक मूल अधिकार है उनको अपन कहां पर रखेंगे? उनको भाग 4 में रखेंगे। कहां पर? भाग 4 में। और इनको क्या नाम देंगे? इनको कहेंगे हम नीति निर्देशक तत्व। क्या कहेंगे? नीति निर्देशक तत्व। तो आप ध्यान देना कि भाई आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए, तो इसका ध्यान रखना किस समिति की सिफारिश पर? तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है। और आपको ध्यान होगा कि मूल अधिकार भी हम किस समिति की बात करते हैं? तेग बहादुर समिति। क्यों करते हैं? तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार उनको भाग 3 में रखने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? तेग बहादुर सप्रू ने ही, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उन्होंने क्या कहा कि जो मूल अधिकार है वो क्या होंगे? इन पर जो मूल अधिकार है उन पर न्यायिक
शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा, का प्रयोग होगा। क्या समझे न्यायिक शक्ति का? यानी कि जो मूल अधिकार है वो न्यायालय में जा सकते हैं उनके विरुद्ध, यानी कि वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि बाध्यकारी होंगे। क्या होंगे? ये बाध्यकारी होंगे। क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, और बाध्यकारी तो होंगे ही। क्या होंगे? बाध्यकारी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना कि जो मूल अधिकार है वो किनको दिए गए हैं? तो ये किनको दिए गए हैं? व्यक्ति को और नागरिकों को दिए गए हैं। और किसके विरुद्ध दिए गए हैं? तो ये किसके विरुद्ध दिए गए? राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब बात करें अपन नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो इनके लिए क्या क्या कहा गया? तो इनके लिए कहा गया कि भाई इनको तो न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर नहीं होगा इन पर तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या मतलब निकला? तो इससे मतलब निकला कि ये क्या नहीं होंगे? बाध्यकारी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक है, और एक बात हमने क्या की थी? वो किसके विरुद्ध थे? राज्य के विरुद्ध थे। लेकिन जो ये होंगे वो किसके किनको दिए जाएंगे? ये तो ये राज्य के लिए होंगे। क्या होंगे? किसके लिए? राज्य के लिए। ठीक है, किसके लिए होंगे? राज्य के लिए होंगे। और इनको लागू करना भी किसके हाथ में होगा? जो राज्य सरकार है उसके हाथ में होगा, यानी कि उनका कर्तव्य होगा। क्या होगा? किसका कर्तव्य होगा इनको लागू करना? राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, किसका कर्तव्य हो गया? राज्य का कर्तव्य होगा उनको लागू करना। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देना आप कि भाई क्या कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, यानी कि इनके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर इनको गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जो भी है वो लागू कर देती है नीति निर्देशक तत्व को, तो वे फिर न्यायिक शक्ति के अंडर में आ जाएंगे, यानी कि लागू करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए कि मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक क्या है। ठीक है, ये बाध्यकारी होंगे, ये बाध्यकारी नहीं होंगे, ये राज्य के विरुद्ध होंगे, ये राज्य के लिए होंगे, और इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये तो बाध्यकारी है तो दे ही रखे हैं परमानेंटली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो आया कुछ समझ में आपके? ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, और बात करते हैं किसकी कि भाई जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लाया ही क्यों गया, यानी कि क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि नीति निर्देशक को लाया गया। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये बात आती है कि भाई नीति निर्देशक तत्व है इनको शामिल ही क्यों किया गया। शामिल क्यों किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है जब बाध्यकारी ही नहीं है, राज्य को सिर्फ उनका कर्तव्य है, तो भाई इनको लाया ही क्यों गया? क्या जरूरत थी इनको लाने की? क्या जरूरत थी हमारे संविधान में शामिल करने की कि बाध्यकारी नहीं है फिर भी हम शामिल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान करना कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है इनको शामिल करने का क्या उद्देश्य था। तो शामिल करने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य था। क्या था जो नीति निर्देशक तत्व इनको लाने का? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ध्यान देना कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहते हैं? अपन किसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य? तो ध्यान देना ये चीज भी समझना कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहेंगे? जहां पर सामाजिक आर्थिक और कौन सी राजनीतिक
इन तीनों की न्यायिक स्थापना की जा सके या फिर स्थापना की जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य। तो ध्यान देना कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहेंगे, जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जा सके, उसको अपन क्या कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कब होता है, कब होता है लोक कल्याणकारी राज्य को अपन कैसा कहते हैं, कि लोकतंत्र या फिर राजतंत्र, कौन सी व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य होता है, तो ध्यान देना ये होता है लोकतंत्र में। कहां पर, लोकतंत्र में। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना आप कि भाई जो लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, है ना। और लोक कल्याणकारी राज्य उसके अंतर्गत ही आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उनकी स्थापना भी लोकतंत्र के अंतर्गत ही की जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है क्या, कि जो भाई भारत है उसने कौन सा लोकतंत्र अपनाया था, क्योंकि लोकतंत्र के ये प्रकार है एक तरह से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो जो भारत है उसने किस प्रकार का लोकतंत्र चुना था उस टाइम पे, तो बताओ कौन सा चुना था भारत ने। तो भारत ने जो लोकतंत्र चुना था उस टाइम पे, वो चुना था कौन सा, राजनीतिक वाला। कौन सा, राजनीतिक। जो भारत ने चुना था वो चुना था राजनीतिक। और राजनीतिक के अंतर्गत जैसे आप वोट डालने जाते हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, ये सारी चीजें कहाँ से आई, ये राजनीतिक लोकतंत्र से ही आई है। यानी भारत ने जो व्यवस्था अपनाई वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी, वो राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर बात करें कि भाई जब लोकतंत्र, तो इनका क्या करें, तो इनको लागू करने के लिए ही, क्योंकि अगर हमें लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो इन तीनों चीजों को काम में लेना पड़ेगा, लेकिन हमने कौन सी अपनाई, राजनीतिक, है ना, संविधान। तो इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सामाजिक और आर्थिक जो न्याय की स्थापना करना है उद्देश्य, उसके लिए हम क्या लेकर आए, नीति निर्देशक तत्व लेकर आए। ठीक है, तो समझ में आया कि जो जो नीति निर्देशक तत्व है उनको हमने क्यों शामिल किया, क्योंकि हमें क्या करना था, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करनी थी, और उनकी स्थापना करने के बाद हमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी थी। इस कारण हम नीति निर्देशक तत्व को लेकर आए थे। ठीक है, और जो सामाजिक और आर्थिक है इनको अपन क्या कह सकते हैं, एक तरह समाजवाद भी कह सकते हैं, क्या, समाजवाद। ठीक है, इनको सम्मिलित रूप से अपन क्या बोल सकते हैं, समाजवाद बोल सकते हैं दोनों को, क्योंकि समाजवाद कब बनेगा, जब सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय की स्थापना की जा सकेगी, तो उसको क्या कहेंगे अपन, समाजवाद ही कहेंगे ना। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, है ना। और समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब होता है जो आय है, क्या, आय की जो असमानता है, आय की असमानता को दूर करना, ये किसका उद्देश्य होता है, ये समाजवाद का उद्देश्य होता है। कि भाई समाजवाद कब बनेगा, जब आय की जो असमानता है वो दूर हो जाएगी तब। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व उनको लाने का क्या कारण था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और वो हम कब कर सकते थे, जब समाजवाद को हम बढ़ावा देंगे और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कर पाएंगे तब। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कि भाई इनको शामिल करने का क्या कारण था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ कथन कहे थे, तो वहां से भी आपके प्रश्न बन सकता है। तो एक बार उन कथनों को भी अपन देख लेते हैं। वैसे इन कथनों की मैंने शायद मूल अधिकार जब पढ़े थे अपन ने उस टाइम पे भी चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो कौन, ग्रेनविल ऑस्टिन, किसका नाम ध्यान होगा आपका, कि ग्रेनविल ऑस्टिन, क्या नाम था, ग्रेनविल ऑस्टिन। और इसने जो नीति निर्देशक तत्व है उनको क्या कहा था, तो इसने कहा था किनको, नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, तो निर्देशक तत्वों को कहा था इन्होंने कि ये क्या है, राज्य की आत्मा है, क्या है, राज्य की आत्मा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि राज्य की आत्मा किसने कहा, नीति निर्देशक तत्वों को, तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब बात करते हैं केटी शाह की, किसकी बात करते हैं, केटी शाह। इन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्व को, तो इन्होंने कहा था कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, वह नीति निर्देशक तत्व एक
नीति निर्देशक तत्व उस चेक की भांति है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से अपन ने नीति निर्देशक तत्वों को देखा तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई उस चेक की भांति है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, राज्य का कर्तव्य है, सिर्फ उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, उनकी इच्छा हो तो दे, नहीं तो नहीं दे। क्योंकि जिस प्रकार से चेक होता है, जो चेक है, तो अगर चेक का बैंक अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करना अपनी इच्छा हो तो वो करे, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मना भी कर सकता है। उसी प्रकार उन्होंने इस कथन को कहा था कि भाई ये नीति निर्देशक किसके समान है, उस चेक की भांति है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक व्यक्ति और हुए थे, वो कौन थे? वो थे अपने B.R. अम्बेडकर। कौन? B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने नीति निर्देशक को कहा था कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी व्यवस्था है। क्या है? अनोखी व्यवस्था। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और एक और थे, उनका नाम था टी.टी. कृष्णमाचार्य। क्या था नाम? टी.टी. कृष्णमाचार्य। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि राज्य की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं, इन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं क्या कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का अस्थायी कचरा पात्र है। क्या है? अस्थायी कचरा पात्र है। ठीक है, ये किसने कहा? तो ये कहा था टी.टी. कृष्णमाचार्य ने। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे संबंधित ये 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? या तो आपको दे देगा कि भाई नीति निर्देशक तत्व है उनको राज्य की आत्मा किसने कहा। ऑप्शन ये 4 होंगे, आपके सामने है। तो किसने कहा था? तो वो कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है उनको ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था। उसमें ऑप्शन ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर आपने चारों पढ़े हैं अच्छे से तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं किनकी? नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा जब अपन ने मूल अधिकार पढ़े थे, तो जब स्टार्टिंग में अपन ने 12 और 13 जो अनुच्छेद पढ़ा था वो क्या था कि मूल अधिकार है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनमें बातें थी, या कह सकते हैं अपन बेसिक चीज थी उनमें। ठीक है, और उसके बाद जो मेन मूल अधिकार प्रारंभ हुए थे वो हुए थे कहाँ से? अनुच्छेद नंबर 14 से। इसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें भी जो अनुच्छेद 36 और 37 दोनों जो अनुच्छेद हैं वो एक तरह से नीति निर्देशक तत्वों का बेसिक रूप है, यानी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बता रखी है। जो महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व है वो प्रारंभ होंगे अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 38 से। कहाँ से प्रारंभ होंगे? अनुच्छेद 38 से। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 38 है इससे तो अपन कल प्रारंभ करेंगे। आज जो बात करेंगे इन दोनों अनुच्छेदों की बात करेंगे, नहीं तो क्या है कि काफी लंबी क्लास हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो 38 है उनको कल की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 36 की बात करते हैं कि भाई अनुच्छेद 36 में क्या है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 36 में क्या है?
अनुच्छेद 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब यहां से समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। जब आपको मैंने मूल अधिकार पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? मूल अधिकार। उस टाइम को मैं जो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, जो अनुच्छेद अपन ने 12 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? उसमें भी ये पढ़ा था राज्य की परिभाषा। और उस टाइम पे मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ जो अपन राज्य की परिभाषा की बात कर रहे हैं ना, वो किस भाग के लिए भी है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि ये जो परिभाषा है वो भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में है। कौन कौन से? भाग 3 और भाग 4 के संदर्भ में। यानी कि यहाँ जो राज्य की परिभाषा है वो कौन से भाग की? भाग 3 के अनुच्छेद कौन से में? 12वें में है। वही यहाँ पर राज्य की परिभाषा है। कि वहां पर भी मैंने बताया था कि जो राज्य की परिभाषा बताई थी वो किस किस के लिए होगी? वो भाग 3 और भाग 4 के लिए होगी। वहां पर स्पष्ट मैं आपको बताया था। और जो राज्य की परिभाषा बताई थी वो मैंने क्या बताई थी? याद करो एक बार, है ना? कंपेयर करोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, कभी भी कंपेयर करके जब भी आप कोई बात करते हो ना तो वो आपको जल्दी से आपके माइंड में फिट बैठ जाती है। तो इस प्रकार आप याद क्या करो। तो उस टाइम पे जो अपन ने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि भाई क्या क्या देखा था उस राज्य की परिभाषा में? उसमें देखा था कि कौन कौन शामिल है राज्य की परिभाषा में। कि एक तो कौन? संघ सरकार। संघ सरकार, वापस रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, और संसद और राज्य सरकार और विधानमंडल, विधानमंडल तथा तथा देश के राज्य क्षेत्र एवं जिन पर एवं राज्य के, इसको सरकार करो, सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र या प्राधिकार। तो प्राधिकार का मैंने मतलब भी बताया था कि जो भी आदेश या फिर सूचना, आदेश या फिर कोई भी कानून निकालने के लिए कोई बात कहे तो वो सब प्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या कहा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन आएगा? कि संघ सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, देश के राज्य क्षेत्र एवं सरकार के जो नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं और संपूर्ण जो प्राधिकार है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, है ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि कौन कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीजें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये मैंने वहां बता दी थी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये भाग 3 और भाग 4 के लिए है। ठीक है, किस किस के लिए? भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और इस अनुच्छेद में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि भाई ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, इनको क्या कर्तव्य है राज्य के, और इनको लागू करना भी किसके हाथ में है? वो राज्य के ही हाथ में है। ये भी इसी चीज में जो ये पॉइंट है अनुच्छेद मतलब 36 है, इसमें लिखा गया है। एक तो राज्य की परिभाषा और लिखा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कर्तव्य है, इनको लागू करना भी उसी के हाथ में है। ठीक है, उस पर ही डिपेंड करता है कि वो इनको लागू भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, ये बात लिखी गई है जो नीति निर्देशक तत्व है उसका अनुच्छेद नंबर 36 पे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की कि अनुच्छेद 37 में क्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना कि जो अनुच्छेद 37 है उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है ये कोई बाध्यकारी नहीं है, इनको लागू करना है नहीं करना राज्य के हाथ में है। बाध्यकारी नहीं है यानी कि अपन कह सकते हैं कि इन पर जो न्यायिक शक्ति है वो कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें यही चीज है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इनको क्रियान्वयन
क्रिया अन्वयन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर करता है? अर्थात ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 37 में कि भाई इनको लागू करना ये जरूरी नहीं है कि राज्य इनको लागू ही करे, इसलिए ये क्या है? बाध्यकारी नहीं है। इनको लागू करना है नहीं करना ये सब राज्य के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है ये बाध्यकारी नहीं है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो बाध्यकारी नहीं है ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 37 में। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। तो ये आज की महत्वपूर्ण बातें हो गई कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है इनका क्यों शामिल किया गया, कारण क्या था, क्या काम आते हैं ये, क्या ये बाध्यकारी है या नहीं, इन सब की आप आज अपन ने जो क्लास थी आज की उसमें देखा। और कल की जो क्लास होगी उसमें अपन जो बात करेंगे वो करेंगे किनकी? नीति निर्देशक तत्वों को क्रम वाइज अनुच्छेद 38 है उससे लेकर 51 तक अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपके समझ में आया हो कि भाई नीति निर्देशक तत्व क्या है तो एक बार लाइक जरूर करना। और अगर आपको हमारी जो क्लासें हैं सारी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी क्लासें आपको निरंतर मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है कि जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।